साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, सिलेबस से संबंधित तथ्य को क्रमबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए आज हम सभी अपने टॉपिक के लास्ट अपनी जो हमने शिक्षा मनोविज्ञान की यूनिट को सेलेक्ट किया है कंप्लीट करते हुए आज लास्ट लेक्चर है इसका। सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी के बारे में समझेंगे। सृजनात्मकता और तर्क, ये दो टॉपिक हैं आज हम कवर करेंगे। इनसे संबंधित प्रश्नों को हल किया जाएगा और फिर आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित लगभग सभी चीज़ों को मैंने आपको पढ़ा दिया जो भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मापन मूल्यांकन की यूनिट को कंप्लीट करेंगे और उससे संबंधित तथ्यों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्रम से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। क्या है सृजनात्मकता? यह एक प्रकार की, मैंने जैसे आपको बताया कि पूर्व में आपने समस्या समाधान पढ़ा था, आपने अन्य तथ्यों के बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त की। यदि आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो मैं आपको बता दूं कि शिक्षा शास्त्र विषय से यदि आपका कोई भी दूर दूर का संबंध है तो यह चैनल आपके लिए उपयोगी है। इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तथ्यों की जानकारी आपको आसान भाषा में मिलती जाएगी। तो पिछले लेक्चर हम सबने जिस तरह से पढ़े हैं, सृजनात्मकता से पूर्व हमने समस्या समाधान एवं प्रत्यय निर्माण के बारे में बात कही थी। तो समस्या समाधान को भी हमने एक क्या कहा था, संज्ञानात्मक व्यवहार कहा था। तो सृजनात्मकता का भी सीधा संबंध आपके संज्ञानात्मक व्यवहार से ही है, बालक के बुद्धि विकास से ही है। परंतु सृजन का तात्पर्य जिस प्रकार से हम देखते हैं तो क्रिएट होता है, और क्रिएट का मतलब होता है किसी चीज को निर्मित करना। अब निर्मित करने से तात्पर्य किसी भौतिक वस्तु के निर्माण से पूर्व हमारे मस्तिष्क में विचारों का निर्माण होता है, और उन विचारों के निर्माण के पश्चात हम अपने उन विचारों को मूर्त रूप देने के लिए कोई कार्य व्यवहार आगे करते हैं। तो ये जो सृजन यानी जो ये निर्माण की योग्यता है, इस निर्माण की योग्यता से संबंधित किस प्रकार के तथ्य उपयोगी होंगे या इस निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें आती हैं, इन सबको हम लोग आगे समझते हैं। कहा गया सृजनात्मकता का अर्थ क्या है, जैसा आपकी हम लोगों ने समझा कि सृजनात्मकता का अर्थ है सृजन, क्रिएट, टू क्रिएट, और क्या है, रचना संबंधी योग्यता। अब इस रचना संबंधी योग्यता या जो क्रिएट करने की योग्यता है, इसमें किन प्रकार के लोग को रखा गया है, तो कहा गया अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति के लोग, जो ह्यूरिस्टिक मेथड या जिनका स्वभाव है किसी प्रकार की हर व्यक्ति खोजबीन करता रहता है, तथ्यों, नए नए तथ्यों को जानने का प्रयास करता है, या अन्वेषणात्मक कार्यों तथा नवीन उत्पादनों से है। इस तरीके के जो कार्य हैं उनको हम सृजनात्मकता कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी बात को एक्सप्लेन करते हुए रूप महोदय ने कहा है कि सृजनात्मकता वह मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित हो सकती है। ठीक है, आपके सोचने में, आप किसी प्रकार के कार्य करने में, आपके जवाब देने में। ठीक है, तो आपको आपके टीम हैंडलिंग में, कहीं पर भी आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उस इवेंट ऑर्गेनाइज करते समय भी आप अपने सभी वस्तुओं को इस प्रकार से नियंत्रित और संयमित करते हैं कि कुछ नया देखने को मिलता है। तो सृजनात्मकता क्या है, मौलिकता है, तो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित हो सकती है। वेरोन को पढ़ें तो और अच्छे से चीजें समझ में आ जाती है। वेरोन महोदय कहते हैं कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा रचनात्मकता को एक ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है, कहा गया है कि कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कैसी हो, नवीन हो। नवीन से तात्पर्य कैसी हो, मौलिक या अप्रत्याशित। मौलिक अप्रत्याशित से मतलब क्या है, अभी हम फिर से इसको पढ़ेंगे, फिर भी एक एक शब्द को समझिए। नवीन यानी ऐसा पहले नहीं था, अप्रत्याशित तभी होगा, ऐसा हम सोच में नहीं था हमारे, हमने भी इससे पहले कभी इन सब तथ्यों को देखा था। तो ये जो हमने हमारे कार्य करने की क्षमता है, नित नए कार्य जो हमारा अप्रत्याशित है, कार्य को नए तरीके से करने की जो योग्यता है, तथा नया करने की जो योग्यता है वह कैसी हो, उचित भी होनी चाहिए, लाभदायक और कार्य अवरुद्धता को दूर करने लायक। जो भी हमारा काम रुका हुआ है उस काम को दूर करने के लायक हो, दोनों ही होते हैं। तो एक बार फिर से पढ़िए इसको। मनोवैज्ञानिकों द्वारा रचनात्मकता को ऐसा कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है जो नवीन तथा उचित दोनों ही। मतलब कहने का ये है कि आप सृजनशील कार्य सोच रहे हैं, परंतु वह सृजनात्मक कार्य उपयोगी भी होना चाहिए।
नया है परंतु वह उपयोगी नहीं है तो वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। तो ये वेरोन महोदय कह रहे हैं कि नवीन और उचित, यानी जो हमारा काम रुका हुआ है उस काम को दूर करने, जो काम रुका हुआ है उस काम, जो रुकावट है उसको दूर करने वाला भी होना चाहिए। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि सृजनात्मकता मुख्यतः एक नवीन रचना उत्पादन में होती है, या किसी नवीन रचना में या किसी उत्पादन में देखने को मिलती है। स्टीन की एक लाइन की परिभाषा है, इसलिए मैंने ले लिया कि एक लाइन की परिभाषा आपकी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है, ठीक है, सृजनात्मकता क्या है, नवीन रचना और उत्पादन में होती है मुख्यतः। किसने कहा? आपके जेम्स ड्रेवर ने कहा। ठीक है भाई, तो अगला क्या है, अगला हमने देखा, तो इसमें अगली परिभाषा हमारी है स्टीन महोदय के अनुसार। स्टीन क्या कह रहा है? सृजनात्मकता एक नवीन कार्य है जो किसी समय बिंदु पर एक समूह द्वारा तर्क संगत और उपयोगी या फिर संतोषजनक रूप से स्वीकार की जाती है। ठीक है, तो ये एक नवीन कार्य है। कुल मिलाकर के सृजनात्मकता में क्या होनी चाहिए, आप कॉपी नहीं करेंगे। कॉपी अगर आप करते हैं तो आप कॉपी विचारों की कर सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, परंतु उस जो आपने देखा है उस देखी गई वस्तु या देखे गए कार्य को थोड़ा सा और अपडेट करके अगर आप देते हैं तभी वो सृजनशीलता कही जाएगी। ठीक है, तो उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सृजनात्मकता किसी न किसी रूप में उत्पादन से, है ना, कोई भी आप काम कर रहे हैं उत्पादन से या किसी नवीन रचना से संबंधित है, जो कैसी होनी चाहिए, जो मौलिक होनी चाहिए, जो ओरिजिनल होनी चाहिए, कॉपी कैट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बात कही गई क्या कि आगे क्या कहा जा रहा है कि चिंतन की अवस्थाएं कौन कौन सी अवस्थाएं देख लीजिए भैया, ये इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब परीक्षा और इन सब से क्या पूछेंगे, और परिभाषाएं आ सकती हैं या अन्य जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं तो सामान्य समझ के रहते हैं, जिन्हें आप थोड़ा सा आसानी से देखेंगे और ध्यान दे करके तो आप खुद उन विशेषताओं को उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अवस्थाएं, पहलू, ये सब इंपॉर्टेंट इसके पार्ट हैं जो हम समझें। तो कहा गया सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाएं, कौन कितने सृजनात्मक चिंतन की कितनी अवस्थाएं बताई गई, तो प्रमुख 5, कई सारी हैं, प्रमुख 5 हैं। कौन कौन सी? पहला क्या है? ओरिएंटेशन, उन्मुखता। ठीक है, पहले कौन सी है? उन्मुखता, ओरिएंटेशन। सृजनात्मक चिंतन की यह प्रथम अवस्था है जिसके अंतर्गत समस्या को स्पष्ट या परिभाषित या पहचान करने की कोशिश की जाती है। तो आप देखिए, जब भी कभी आप किसी नए कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ओरिएंटेशन क्लास होती है। ओरिएंटेशन क्लास में क्या होता है, सबसे पहले लोगों से मुलाकात होती है, परिचय होता है। तो आप सबसे पहले जो भी समस्या हमारे सामने, उस जैसे आपने समस्या समाधान में पढ़ा था ना कि सबसे पहले समस्या से आपका आमना सामना होता है, स्वरूप को समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ओरिएंटेशन, इसको नाम दे दिया गया यहाँ पर सृजनात्मक चिंतन की। दूसरा क्या है? प्रिपरेशन, आयोजन। तो समस्या से संबंधित आवश्यक तथ्यों और प्रमाणों को हम एकत्र करते हैं। फिर तीसरी अवस्था इंक्यूबेशन की कही गई, उद्भवन की कही गई। उद्भवन समस्या समाधान में भी आपने पढ़ा था, क्या था कि यह ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा सा सोचना बंद कर देता है। ठीक है, व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है परंतु अचेतन रूप से वह समस्या के बारे में सोचता रहता है। ठीक है, और अचानक से उसको जो विचार उसमें आ जाता है, तो अचानक से जो विचार उसको प्राप्त होता है उसको प्रबोधन कहते हैं, इल्यूमिनेशन कहते हैं। क्या? सिल्वरमैन ने कहा है कि समस्या के समाधान का अकस्मात अनुभव जो प्राप्त होता है उसे प्रबोधन कहा जाता है, इल्यूमिनेशन कहा जाता है। तो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी? ओरिएंटेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, ठीक है, और आपकी प्रबोधन, और आपका आखिरी है प्रमाणीकरण। कौन सी है? प्रमाणीकरण, वेरिफिकेशन। जो आपको अचानक से जो विचार दिमाग में आया है वह यह देखना है कि वह अचानक से आए इस प्रबोधन की अवस्था से प्राप्त जो हमें समाधान है या जो हमें निष्कर्ष प्राप्त हुआ है उसकी एक बार हम जांच करते हैं या उसका हम मूल्यांकन करते हैं कि क्या जो हमें बात हम दिमाग में हमारी आई है क्या वह सही है या नहीं। तत्पश्चात हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये 5 अवस्थाएं हैं, पांचों अवस्थाएं एकदम रट लीजिए, ओरिएंटेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। ठीक है, हिंदी में क्या है? उन्मुखता, आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन और प्रमाणीकरण या संशोधन। इंग्लिश में इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि हिंदी में कई अन्य नामों से भी इसको पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ओरिएंटेशन सबसे पहले है, ठीक, और इसको याद करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जब किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले ओरिएंटेशन क्लास कराई जाती है, एक दूसरे से लोगों का परिचय कराया जाता है, एक दूसरे अपने बारे में लोगों को बताते हैं। ठीक है,
तो ये और आखिरी क्या है, वेरिफिकेशन है। तो इस तरीके से पहली और आखिरी याद रख लीजिए। तो आप अगर क्रम में पूछने का आता है तब क्रम भी याद रख लीजिएगा, या निम्नलिखित में से कौन से आपके सृजनात्मकता चिंतन की अवस्थाएं हैं उनसे संबंधित जैसे भी प्रश्न आते हैं वो आप इनको हल करने में सक्षम हो सकेंगे। अगला कहा गया सृजनात्मकता के पहलू, एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आपके यहाँ आ चुका है। ठीक है, ये क्या है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, 2-3 बार आ चुका है। तो ये 4 पहलू इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से पहलू का मतलब आप इसको चाहे विशेषता कह लीजिए चाहे सृजनात्मकता की, ये कोई व्यक्ति अगर उस कार्य व्यवहार या उत्पादन, आपने कहा ना कोई सृजनात्मकता क्या है, या तो ये कोई नवीन विचार है या कोई नवीन कार्य है या कोई नया उत्पादन मतलब प्रोडक्ट आपने जो फॉर्म किया है वो है। तो वो जो आपने कार्य किया है, वो जो आपने विचार प्रस्तुत किया है, वह जो आपने प्रोडक्ट का निर्माण किया है, उन तीनों में, विचारों में, कार्यों में, उन प्रोडक्ट में ये 4 तत्व उपस्थित होने चाहिए। यदि यह 4 तत्व उपस्थित हैं तो आप आपके कार्य को सृजनात्मकता की श्रेणी में या क्रिएटिविटी की श्रेणी में रखा जाएगा। कौन कौन सी, प्रभावशीलता, फ्लुएंसी। ठीक है, आप क्या है कि किसी भी विचारों की खुली अभिव्यक्ति, इसे हम फ्लुएंसी को बोलते हैं। तो कहा गया कि जो भी धारा प्रवाहिता है का संबंध शब्द साहचर्य स्थापित करने और शब्दों की अभिव्यक्ति से संबंधित होता है। ठीक है, तो उसको बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फ्लुएंसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगला फ्लुएंसी होनी चाहिए, दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है क्या है कि आप किसी भी बात विचार को लेकर के दृढ़ नहीं है। आपने समाधान जो समस्या का किया है उसमें आपने विभिन्न ढंगों और तरीकों का इस्तेमाल किया है, किसी एक धर्रे पर नहीं चले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। ओरिजिनलिटी, मौलिकता को क्या बोलते हैं, ओरिजिनल। तो ये क्या गया, जो व्यक्ति द्वारा दी गई जो किया गया जो कार्य है वो क्या है, अपने आप में यूनिक है। ठीक है, ओरिजिनल है। ठीक है, ये कहीं से भी अगर हाँ विचार हम ले सकते हैं कहीं से, परंतु यह जो हमने उत्पादन किया है वह हमारा मौलिक रचना है। ठीक है, उसके बाद लिखा है विस्तारक, लिखा है यहाँ पर, लेकिन होना चाहिए विस्तारण। ठीक है, यहाँ पर विस्तारण होना चाहिए, इलेबोरेशन, इंग्लिश सही है। तो विचारों को अब हम इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर विस्तार करने की क्षमता को हम विस्तारण कहते हैं। व्यक्ति सभी विचारों को एक साथ संगठित करके अर्थपूर्ण ढंग से किसी भी बात विचार को नवीन रूप से उत्पन्न कर सकता है या बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये 4 पहलू हैं इसके, प्रभावशीलता, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ चुका है। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अन्य प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा तब आपको मैं दिखाऊंगा। इसीलिए मैं, कई सारे लोग कह रहे हैं कि सर प्रैक्टिस सेट सब कुछ होगा, चिंता मत करो भैया, इसके बाद लास्ट यूनिट बची है शिक्षा में मापन, मूल्यांकन एवं सांख्यिकी। मैंने अगर आप पीजीटी शिक्षा शास्त्र के देखें तो वो सिर्फ 4 यूनिट में उन्होंने बांटा है, लेकिन अध्ययन की सरलता के लिए मैंने उसको 6 यूनिट में बांट करके आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, जो भी हल्का सा भी कहीं से भी अलग है, सेपरेट है, जैसे दर्शन और समाजशास्त्र उन्होंने एक में कर दिया, मैंने दर्शन को अलग रख के पढ़ाया और समाजशास्त्र को अलग रख के पढ़ाया। तो ऊपर आपने शिक्षा के सिद्धांत में शिक्षा के सिद्धांत से संबंधित तथ्यों को अलग कर दिया मैंने, और जो शिक्षा का इतिहास एवं विकास उसको मैंने अलग यूनिट के रूप में बताया। इस तरीके से पूरा उस पर काम करके एनालिसिस करके तब आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ध्यान से आप बने रहिए, सब कुछ व्यवस्था में है, प्लान में है, आपको सब उपलब्ध होगा, परेशान मत होइए। ठीक है, सृजनात्मकता का मापन किस प्रकार से किया जाता है, तो कुछ मेजरमेंट बनाए गए हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, जिससे हम व्यक्ति के सृजनात्मकता के जो 4 पहलू हैं, इन्हीं 4 पहलुओं का मापन किया जाएगा, एक बार समझ लेना। ठीक है, इन्हीं 4 पहलू और जो भी अन्य हैं उनका मापन होता है। तो सृजनात्मकता का टॉरेंस परीक्षण, कैसा, सृजनात्मकता का टॉरेंस परीक्षण, इसमें कितने होते हैं, इसमें 2 अनुच्छेद होते हैं, एक होता है वर्बल, एक होता है फिगरल। ठीक है, शाब्दिक और आकृतिक। इसमें जो भी एकांश के जो भी उत्तर दिए जाते हैं, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के आधार पर जो छात्रों द्वारा अनुक्रियाएं प्राप्त होती हैं, उन अनुक्रियाओं के आधार पर हम सृजनात्मकता के कितने तत्व, ये 3 तत्वों का मापन हो सकता है। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी का, ओरिजिनलिटी का और धारा प्रवाहिता का, फ्लुएंसी का, इन तीनों का मापन हम कर सकते हैं। ठीक है, ये मापन कहां से कहां तक के लिए पॉसिबल है, केजी टू एडल्टहुड, सब जगह के लिए ये चल सकता है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। रिमोट एसोसिएट परीक्षण है, इस परीक्षण का निर्माण मेडिनिक और मेड्रिक ने किया है, जिसमें कितने एकांश है, 40 एकांश है।
तो इस परीक्षण का निर्माण किसने किया? मेडेनिक और मेडनिक ने किया हुआ है। इसमें कितने एकांश हैं? 40 एकांश हैं। और इस जो भी इस एकांशों, यानी एकांश का मतलब होता है प्रश्न, तो इन प्रश्नों के द्वारा जो उत्तर प्राप्त होता है उससे बालकों की हम सहचार्यात्मक धारा प्रभाविता, एसोसिएशनल फ्लुएंसी, यानी एक शब्द से दूसरे की ओर किस प्रकार से जुड़ा हुआ है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो उच्च विद्यालय के छात्रों के लिए, ठीक है, इसको हम इसलिए यहाँ पर इससे संबंधित ऐसे होते हैं कि अपने शब्दों में एक्सप्लेन करिए, ठीक है। एसोसिएशनल फ्लुएंसी को हम देखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हमारा असामान्य प्रयोग परीक्षण, ठीक है, छात्रों के मौलिकता की जांच होती है इससे। परिणाम परीक्षण यानी कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट जो है, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है जो भी हमारा जो रिजल्ट है वह रिजल्ट नवीन होने के साथ साथ कैसा होना चाहिए? उपयुक्त होना चाहिए, ठीक है। नोबेल बट कितना क्या होना चाहिए? एप्रोप्रिएट होना चाहिए, परिणाम होना चाहिए, उसको हम देखते हैं। और एक होता है वर्ण विपर्य। वर्ण विपर्य का मतलब होता है एनाग्राम, यानी जो हमारा जैसे विबग्योर लिखा हुआ है तो विबग्योर को अलग अलग इसकी स्पेलिंग को आपका क्या करेंगे? जंबल कर देंगे और उसको फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसको सही करना पड़ेगा, तो उसको वर्ण विपर्य कहेंगे, ठीक है। और इस तरीके से सृजनात्मकता का मापन हो सकता है। सृजनशील बालकों के, अब अगला टॉपिक जो आता है कि आप सृजनात्मक बालकों की पहचान कैसे करेंगे या बालकों में किस प्रकार से सृजनात्मकता का विकास करेंगे। तो कहते हैं सृजनात्मक बालकों के जो गुण हैं कुछ, उसमें कहा गया कि एक तो उनकी प्रखर बुद्धि होती है, अच्छी बुद्धि होती है, सोचने समझने तर्क करने की योग्यता को हम बुद्धि कहते हैं। तो उनके एक प्रखर बुद्धि उनके पास होती है। बालकों को स्वतंत्रता देनी चाहिए और स्वतंत्रता के द्वारा बालकों में क्या होता है कि नवीन तरीके से कार्यों को करने की योग्यता प्राप्त होती है और ऐसे उनमें इन बातों का होता है। हास्य भाव होता है, ठीक है, बहुत वो डल नहीं होते और थोड़ा सा इस जो विनोदी स्वभाव के होते हैं, ठीक है। नवीनता और जटिलता में उन्हें अभिरुचि होती है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्क उनको मिलता है तो उस कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग में उनको कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होती और वो ऐसे जटिल कार्यों को और अधिक उन कार्यों को करने में वो तत्पर। अगला जो गुण है वो हम देखते हैं तो इसे हम स्वाग्राही या प्रबलता कहते हैं। कुछ भी मतलब एक बात होती है हमारे अंदर क्या है कि हम किसी भी बात को सुनने और समझने का प्रयास नहीं करते, ठीक है। जब तक आप तथ्यों को सुनने और समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी समस्या के बारे में अच्छा और उचित निर्णय नहीं ले सकते और उसका अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते। तो स्वग्राही होते हैं, ठीक है, सेल्फ एक्सेप्टेबल और प्रबल, उनमें ये गुण होता है, ठीक है। दमन का कम से कम उपयोग, ठीक है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने दमित नहीं करते ज्यादा अपनी इच्छाओं को, ठीक है, जो है वो बोल दिया और कार्यों को करके उनका जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनके जो परिणाम होते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, ठीक, उस तरीके के हिसाब किताब का मामला रहता है। तो दमन का कम से कम प्रयोग रहता है। इस तरीके के ये कुछ गुण हैं सृजनशील बालकों के। बाकी तो सामान्य से विशेषताएं रहेंगी, उनको देखकर भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की स्थिति में नहीं रहता हूं, जो आपके सामान्य समझ के हैं, ठीक है। सृजनशीलता को उन्नत बनाने में आपकी क्या भूमिका है, एक शिक्षक की क्या भूमिका है, एक स्कूल की क्या भूमिका है, इस बात को जरा सा देखना है, ठीक है। तो कौन कौन सी भूमिकाएं हैं ये जरा देखें तो हम, पहली बात आती है कि शिक्षकों को छात्रों में सबसे पहला क्या है, सेल्फ, जो उनका रिप्रेजेंटेशन है, जो उनका सेल्फ अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, आत्म अभिव्यक्ति की आदत को विकसित करने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। थोड़ा सा धैर्य, और क्या कहा गया, शिक्षक का सबसे बड़ा गुण क्या है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। और दूसरा गुण क्या है, पहला धैर्य है और दूसरा दृढ़ता होना चाहिए, ठीक है। आत्मविश्वास जिसे कहा गया, ठीक है, आत्मविश्वास और धैर्य, ठीक है। धैर्य रहेगा, बालक को उत्तर देने के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य आपको करना चाहिए। तो आत्म अभिव्यक्ति की आदत विकसित करने का अवसर उपलब्ध कराया जाए। नवीन नवीन विचारों के मौलिक स्रोतों से अवगत कराया जाए, कहाँ से आपको नए नवीन विचार मिल सकते हैं, ऐसा इन वेबसाइट्स के माध्यम से, इन किताबों को पढ़कर, इस तरीके से जो भी आप उसको जो मौलिक विचारों के स्रोत हैं उनको बता सकते हैं, ठीक है। बालक को ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक का सहारा लेना चाहिए शिक्षकों को, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में मैंने आपको क्या बताया है, पिछले समस्या समाधान के बारे में मैंने आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में बताया है। क्या होता है कि
लिस्ट ऑफ आइडियाज, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली जो हम बच्चों से किसी भी बात को पूछते हैं और जो भी अचानक से जो भी बच्चे जवाब देते हैं वो उनको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक के माध्यम से, ठीक है, इस प्रविधि के प्रतिपादन ऑसबर्न को कहा जाता है, ऑसबर्न को कहा जाता है, ठीक है। शिक्षकों को विवादात्मक प्रश्नों को जानबूझकर पूछना चाहिए और उन प्रश्नों के जवाब में बालकों को अभ्यासिक वृत्तियों, जो उनकी हैबिचुअल जो सेट्स है, माइंड सेट है उनका, और परंपरागत विधियां जो है, कन्वेंशनल जो मेथड्स है, उनसे छात्रों को कहिए कि ऐसे नहीं होगा जैसे सब लोग जवाब देते उस तरीके से नहीं, ठीक है, कुछ नए तरीके से, कुछ नवीन तरीके से करिए, ठीक है। इन अपने अभ्यास, जिस तरीके से वो अभ्यस्त है कार्यों को करने में, जिस तरीके से परंपरागत विधियां चली आ रही हैं, उस तरीके से आपको ध्यान में रहे कि छात्र उस प्रकार से समस्या का समाधान न करे, ठीक है। इसका विशेष प्रयास शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए। छात्रों में रचनात्मक आलोचना का विकास आप कर सकते हैं, जिससे बच्चों में सहचर्यात्मक जो आपकी फ्लुएंसी थी वो डेवलप होती है, ठीक है। छात्रों को इंडक्टिव असाइनमेंट दिए, सॉरी, इंडक्टिव की जगह यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल असाइनमेंट दिए जाने चाहिए, तो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इंडिविजुअल असाइनमेंट दिए जाने चाहिए, ठीक है, कि व्यक्तिगत उनको कार्य दिए जाने चाहिए, इस आधार पर वो अपना अलग अलग कार्य पूर्ण करें, ठीक है। इंडिविजुअल असाइनमेंट है ये, ठीक। अच्छा, अभ्यास हेतु प्रश्न क्या है, जरा देखते हैं। जो हमने बातें पढ़ी उसमें से महत्वपूर्ण सबसे बातें क्या रही। किसने कहा सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, तो किसने कहा है, एक लाइन की परिभाषा है, जेम्स ड्रेवन ने कहा। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से सृजनात्मकता के पहलू हैं या सृजनात्मकता के प्रमुख पहलू कौन कौन से हैं, तो पहला है प्रभावशीलता, प्रवाहशीलता, प्रभाव नहीं, प्रवाहशीलता, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सही। सृजनात्मक चिंतन की प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो पहला आपने कहा ओरिएंटेशन, प्रिपरेशन, आपका इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और आपका रिवीजन या फिर आपका वेरिफिकेशन, ठीक है। उन्मुक्ता, आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन और प्रमाणीकरण, ठीक, याद। तो अब देखते हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ रीजनिंग। तर्कणा के अर्थ और स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। तर्कणा क्या है, तर्क यानी रीजनिंग यानी रीजन, यानी किसी भी समस्या से संबंधित उपयुक्त कथन जो समस्या से वास्तविक रूप से संबंधित और उसके बारे में स्पष्ट रूप से बता रहा है, वह कथन जो हमने कहा है, ठीक है। तो तर्कणा क्या है, एक प्रकार की चिंतन की एक अवस्था है, और किस प्रकार का चिंतन है, तो कहा गया वास्तविक चिंतन है, रियलिस्टिक थिंकिंग। प्रत्येक व्यक्ति तर्कणा के माध्यम से अपने चिंतन को क्रमबद्ध करता है और एक निश्चित निष्कर्ष पर तर्क वितर्क के आधार पर पहुंचता है, ठीक है। तर्क वितर्क, ठीक, यानी जो आपने घटना से संबंधित तथ्यों के बारे में बताए हैं, आपके कथन के विपरीत यदि कोई व्यक्ति कहता है तो भी उस व्यक्ति को उसी घटना से संबंधित तथ्यों को ही बताना पड़ेगा, उसे हम तर्क वितर्क कहेंगे, ठीक है। कुतर्क नहीं होना चाहिए। कुतर्क का मतलब उस घटना से संबंधित कोई तथ्य ही नहीं है और उसके बारे में आप हल्ला मचाते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो तर्क वितर्क के आधार पर व्यक्ति यानी कथन उत्तर प्रत्युत्तर, ठीक है, के आधार पर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है। रेवर ने इसको दो अर्थों में इसको बताने का प्रयास किया, कहा सामान्य अर्थ में तो एक प्रकार का ये चिंतन है, ठीक है, इस परंतु ये जो चिंतन है उस चिंतन की प्रक्रिया में क्या है, तार्किक और संगत चिंतन है, लॉजिकल और कोहेरेंट चिंतन है, ठीक है, लॉजिकल चिंतन है। परंतु स्पेशली क्या है ये, तो उन्होंने कहा कि विशिष्ट अर्थों में तर्कणा क्या होता है, एक समस्या समाधान व्यवहार होता है, जहां पर कई प्रकार की जो परिकल्पनाएं निर्मित की जाती हैं, उन सभी परिकल्पनाओं को क्रमबद्ध रूप से लोग अपने प्रस्तुत करते हैं और जो भी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं उनकी जांच की जाती है, और जांच करने के पश्चात व्यक्ति तार्किक ढंग से उस समस्या का समाधान यानी डिडक्ट करता है, निगमित कर लिया जाता है, ठीक है। तो तर्कणा समस्या समाधान व्यवहार है, जहां अच्छी तरीके से निर्मित परिकल्पनाओं की क्रमबद्ध रूप से जांच की जाती है और समाधान जो है वो तार्किक ढंग से निगमित कर लिया जाता है, डिडक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। क्या होता है, तमाम लोगों ने अपने अपने कथन प्रस्तुत किए और उन कथनों के, जैसे आप पढ़ते हो कि तमाम परिभाषाएं हमने पढ़ी और आखिरी में आप कहते हो कि उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो आप क्या करते हो, निगमित करते हो, निकालते हो, डिडक्ट करना, तो डिडक्ट आप कहाँ करते हो,
बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप डिडक्ट करते हो, यानी जो उपयुक्त कथन कई सारे दिए गए हैं उसी में से निचोड़ निकालने का जो काम किया जाता है वह हमारा इस तार्किक चिंतन की प्रक्रिया में उपस्थित होता है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि एक चिंतन की प्रक्रिया है जो विचारों में क्रमबद्धता लाती है, और तर्कणा में व्यक्ति क्या करता है, पक्ष विपक्ष के तर्क प्रस्तुत करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है, निश्चित रिजल्ट पर पहुंचता है। ठीक है, अब कहा गया कितने प्रकार की है, तो 4 प्रकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, कहीं कहीं पर सिर्फ 2 ही प्रकार बताए गए हैं, परंतु 4 प्रमुख प्रकार हैं इसके। कौन कौन सा है, तो डिडक्टिव रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग है, इवेल्युएटिव है और एनालॉजिकल है। निगमनात्मक, आगमनात्मक, आलोचनात्मक, सादृश्यवादी। ठीक है, तो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है, निगमनात्मक तर्कणा में क्या होता है, डिडक्ट कहां से करोगे, हमने बताया आपको बड़ी संख्या में से हमेशा डिडक्ट किया जाता है। तो वैसी तर्कणा जिसमें व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों और तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है, यानी न्याय वाक्यों के आधार पर जो निकाले गए परिणाम है। जैसे कहा गया कि न्याय वाक्यों के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है, आपने कई बार पढ़ा होगा ये उदाहरण, जहां जहां धुआं होता है आग होती है, तो इस प्रकार से पहाड़ पर धुआं है, तो ये बात कथन कहा गया और बताया गया कि पहाड़ पर धुआं है। तो ऊपर की कही गई बात के आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला कि जहां धुआं होता है वहां आग होती है, और पहाड़ पर हमें धुआं देखने को मिल रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि पहाड़ पर भी आग लगी हुई है। ठीक है, तो ये निगमनात्मक तर्क हो गया हमारा। आगमनात्मक तर्कणा की बात करें तो रूप महोदय ने कहा है कि आगमनात्मक चिंतन में क्या होता है, जो चिंतक होता है वो अपनी कल्पना के आधार पर कुछ नई चीजें जोड़ता है, जो हमारे प्रस्तुत आंकड़े हैं, जो उनसे हम उन बातों को सीधे रूप से ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आगमनात्मक चिंतन पर हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, यानी उदाहरण कुछ प्रस्तुत करते हैं, उदाहरण का मतलब है नवीन तथ्य उपस्थित करते हैं, तो कल्पना के आधार पर कुछ हम बातों को उसमें हम जोड़ते हैं, तो हमारा आगमनात्मक चिंतन कहलाता है। इसे हम सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं, इसे हम अपसारी चिंतन भी कहते हैं, इसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहते हैं। अगला कहा गया आलोचनात्मक तर्कणा, इवेल्युएटिव, तो जो भी तथ्य या जो निष्कर्ष उपस्थित किया गया है उसके गुण दोषों के बारे में हम अगर हम जो परख करते हैं वो हमारा आलोचनात्मक तर्कणा कहलाती है, इवेल्युएटिव रीजनिंग कहलाती है। और अगला है चौथा जो है माना एनालॉजिकल रीजनिंग, कंपैरिजन बेसिस, जो हम जिस रिजल्ट पर जब हम बात करते हैं तो हमारा जो तर्कणा कहलाती है उसको हम एनालॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, तर्कणा के कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम है, तो उन्होंने कहा 4 सोपान बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समस्या की पहचान, उस आधार पर आंकड़ों का संग्रहण, फिर अनुमान पर पहुंचना और अनुमान के आधार पर प्रयोग करना और निर्णय करना। ठीक है, डिसीजन मेकिंग। सबसे पहला स्टेप क्या है, समस्या की पहचान। ठीक है, रीजनिंग समस्या से संबंधित समस्या समाधान के भी जो स्टेप हैं वो इनसे मिलते जुलते हो सकते हैं, तो इनसे समझने का प्रयास करिएगा। शिक्षक की भूमिका क्या है, बात को खत्म करते हैं। तो कहा गया कि शिक्षक जो है कुछ ऐसी उपयुक्त समस्याओं को उपलब्ध कराना चाहिए जिससे बालक जो है अपने पूर्व अनुभूति और ज्ञान को उपयोग कर सके। अगला कहा गया कि तर्क का सीधा संबंध जो कि कंसंट्रेशन से है, अन्वेषण एनालिटिकल टेंडेंसी से है, बुद्धि से है, इसलिए बच्चों में ऐसे विकास को बढ़ावा देना चाहिए। वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन कराइए, प्रश्नोत्तरी का आयोजन कराइए, कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बालकों को प्रोत्साहित कराइए, जिससे बालकों में तर्क शक्ति विकसित होगी, और बच्चों को रटंत अधिगम से थोड़ा सा दूर रखिए, जिससे भी बालकों में तर्क शक्ति का विकास हो सकता है। इससे संबंधित प्रश्नों को हल करें और बात को खत्म करें। तो कहा गया कि तर्कणा किस प्रकार का चिंतन है भैया, तो वास्तविक चिंतन है। विशिष्ट अर्थ में तर्क क्या है, तो विशिष्ट अर्थ में समस्या समाधान व्यवहार कहलाता है। पहले से ज्ञात नियमों और तथ्यों के आधार पर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना क्या कहलाता है, तो कहा गया निगमनात्मक चिंतन कहलाता है, डिडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। ठीक है, कुछ नई बातों को जोड़ करके, नई कल्पनाओं को जोड़ करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना क्या कहलाता है, तो आपका आगमनात्मक चिंतन कहलाता है। प्रमुख तर्क के सोपान कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले समस्या की पहचान, आंकड़ों का संग्रहण, अनुमान पर पहुंचना और अनुमान के अनुसार प्रयोग करना, फिर उसके बाद निर्णय करना, ये तर्क के बहुत महत्वपूर्ण सोपान कहलाते हैं। तो ये संबंधित था आपके सिलेबस से संबंधित, और आज हमने शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित आपके सिलेबस की सभी बातों को पूर्ण कर दिया। अगले लेक्चर से हम लोग मापन मूल्यांकन के तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे, और फिर सांख्यिकी के कुछ भाग को देखेंगे, मानक स्टैंडर्ड स्कोर्स, इन सब की भी बात होगी। ठीक है, जो भी कठिन पक्ष हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल भी आपको स्पष्ट रूप से सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। चिंता मत करिए, चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।